हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे बच्चों और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लेकर के आ गए हैं एक अगला क्वेश्चन जो कि शॉर्ट का है। देखिए क्वेश्चन है कि निहित हित की परिभाषा क्या है, निहित हित और समाश्रित हित की व्याख्या करें तथा दोनों में अंतर करना है। ठीक है, डिफाइन द वेस्टेड इंटरेस्ट एंड कंटेंजेंट इंटरेस्ट एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू। देखिए सबसे पहले देखें निहित हित की परिभाषा। देखिए ये मत सोचिएगा कि मैं जल्दी करा रहा हूँ, समस्या है क्योंकि हमारे पास में टाइम है नहीं। ठीक है, कल का पेपर है इसलिए क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी डिफाइन करना पड़ रहा है। ठीक है, बाकी जो अगले नेक्स्ट पेपर है उसमें हम थोड़ा इजी कर देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 19 में निहित हित को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार मतलब 1982 की जो धारा है 19 उसमें इसको परिभाषित किया गया है। क्या बताया गया इसके बारे में ध्यान। जहां भी किसी संपत्ति अंतरण व्यक्ति के पक्ष में उस संपत्ति में कोई हित वह समय विनिर्दिष्ट किए बिना जब से वह प्रभावी होगा या शब्दों में वह विनिर्दिष्ट किया करते हुए कि वह तत्कालिक प्रभावित होगा या किसी घटना के घटित होने पर जो अवश्य संभावी है प्रभावी होगा स्पष्ट किया जाता है, वहाँ जब तक कि अनुसरण के निबंधनों से प्रतिकूल आशय प्रतीत न होता ऐसा हित निहित है। स्पष्टीकरण केवल ऐसे उपबंध से जिसके द्वारा हित का उपभोग मुलतवी किया जाता है या उसी संपत्ति में कोई पूर्विक हित किसी अन्य व्यक्ति के लिए दिया जाता है या आरक्षित किया जाता है, तब यह न समझा जाएगा कि हित निहित हित नहीं है। मतलब कि यह नहीं समझा जाएगा कि जो हित है वो निहित हित नहीं है। ठीक है दोस्तों, इट मीन्स के देखिए जब किसी में कोई एक जगह से कोई दूसरी मतलब देखो मतलब कि एक इसको मैं एग्जांपल के साथ ऐसे समझाता हूँ। एक मकान है, ए ने उस मकान को खरीद लिया बी से। मकान जो है वो 3 मंजिल बना हुआ है और इसका महीने का जो किराया है वो 10,000 रुपये आता है। ठीक है, सॉरी इसको अभी ख़रीदा नहीं है, इसको क्या कर लिया है, बंधक बना लिया है। ठीक है, इस मकान को बंधक कर लिया, बंधक की मैंने तुम्हें बता दिया था। अब इसका जो किराया है वो 10,000 महीने आता है। तो अब ये जो उसने जो इसको लिया है तो ये तो इसका हित हो गया। ठीक है, क्योंकि इसको बंधक बनाया है, क्योंकि इसने इससे पैसे लिए हैं इसलिए इसको बंधक बनाया है। अब जो 10,000 रुपये जो आते हैं, ठीक है, 10,000 रुपये जो इसके किराए के आते हैं, इसकी अचल ये जो चलिए अचल संपत्ति है उससे जो इसे लाभ होगा, जो हित होगा, वो जो लाभ है वो ए के लिए ही होगा। ठीक है, तो जो हित है उसमें ऐसा नहीं है कि उसमें निहित है, उसमें भी उसका हित है, ये बता रहा है। मतलब कि जैसे हमने किसी को पैसे दे रखे हैं, सपोज कि हमने किसी को पैसे दे रखे हैं, ठीक है, तो उसके पास पे हम कहेंगे भाई तूने इतना समय हो गया पैसे दे हमारे। वो कहे यार पैसे तो है नहीं लेकिन मेरे पास में कार है, तो अगर तुम लेना चाहो तो ठीक है उसको ले लो। हमने कहा भैया कार तो हम ले जा रहे हैं लेकिन वो तब तक के लिए लेके जा रहे हैं जब तक पैसा नहीं दे रहा। जब तू हमारे पैसे दे देगा तो अपनी कार को वापस ले लेना। और हमने अब उस कार को ले आए, देखो कार को तो हम ले आए तो उसमें एक तो हमारा हित ये हो गया कि वो कार हमको चलाने को मिलेगी, हमारे काम आएगी। दूसरा हित ये हो गया कि वो उस कार से हमारा ये भी होगा कि वो पैसे उसके जल्दी दे देगा। और एक कारण ये भी है कि कार को हम अगर रेंट पर चलाएं तो उससे इनकम भी कर सकते हैं। तो ये निहित में हित है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे है आवश्यक तत्व। आवश्यक तत्व देखिए संपत्ति अंतरण के साथ कोई निश्चित हित किसी व्यक्ति के पक्ष में स्पष्ट किया गया हो। मतलब जब संपत्ति अंतरण की जा रही थी, संपत्ति बांटी जा रही थी या फिर एक दूसरे को नाम की जा रही थी, तब का ही उस पर पता हो जाना चाहिए। ठीक है, आगे है वह हित कब प्रभावी होना है, से पृष्ठ प्रावधान हो, वह हित तुरंत प्रभावी होना चाहिए। मतलब कि कोई भी हित है तो वो कब प्रभावी होगा, काम में कब आ जाएगा, ये भी होना बहुत आवश्यक है। तीसरा पॉइंट है हित का मिलना। यदि किसी घटना पर आधारित है तो घटना निश्चित होनी चाहिए। मतलब कि सपोज कि वो अभी जो कार उसने दी थी उसने कह दिया भाई कार ले रहा हूँ लेकिन ये 3 महीने तक है, अगर 3 महीने में तूने मुझे पैसे लौटा दिए तो मैं तेरी कार लौटा दूंगा, वरना कार भी मैं जब्त कर लूँगा। ठीक है, वो अपना उसको बना लूँगा। इस तरह से कोई अगर निश्चित चीज़ है, ठीक है, तो उसको अपने कंट्रोल में रखने की जो समावधि है उसी को हम हित से कहेंगे। नेक्स्ट है कि केस सुंदर बीबी वर्सेस लाल राजेंद्र नारायण सिंह 1925। निहित हित की सृष्टि होने पर अंतरक का स्वामित्व
अंतरति को अंतरित हो जाता है यद्यपि संपत्ति का उपभोग रोका गया हो तो। देखो अब देखो अंतरित इसमें क्या आ गया, इसमें आ गया है एक उपभोग। जैसे ही मैंने एग्जांपल दिया था कि एक मकान है, उसका किराया है 10,000 रुपये आ रहा है, तो अब जो जिसके पास में वो है, मतलब जिसके पास में गिरवी रखा है, बंधक रखा है, तो बंधक रखने वाला ही उसके पैसों को लेगा, तो उसी को बोलते हैं उपभोग। क्या बोलते हैं? उपभोग। और ये उपभोगी निहित में हित का काम करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब है निहित हित की प्रकृति। देखिए निहित हित की प्रकृति जो होती है यह कि तत्काल अधिकार प्राप्त करता है, अतः यदि अंतरिति की मृत्यु कब्जा प्राप्त करने के पहले भी हो जाए तो यह निहित हित विफल नहीं होता। ठीक है, देखिए कि ये है जो तुरंत एकदम लागू हो जाता है। किसी ने किसी चीज़ पर कब्जा किया और उसका सारा जो इनकम हो रही है उस सोर्स से वो सारा कंट्रोल में आ जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे है कि निहित हित के प्रकार। अब जो निहित हित है उसके प्रकार कितने होते हैं? देखिए निहित हित के प्रकार, कब्जा सहित निहित हित या फिर कब्जा रहित निहित हित, दोनों को देखते हैं। समाश्रित हित की परिभाषा क्या है? देखिए कब्जा सहित निहित हित और कब्जा रहित निहित हित दोनों में कंडीशन है कि देखिए जब किसी चीज़ पर हम कब्जा कर लेते हैं तो उससे जितना भी लाभ है वो हमारा होता है। एक कंडीशन ये भी होती है कि किसी की प्रॉपर्टी है उस पर हम कब्जा नहीं कर रहे, बस उससे कहते हैं भैया इस पर जितनी भी इनकम आए वो हमें देते रहना, बाकी इसको ऐसा ही रहने दो। ठीक है, दोनों का अंतर ये है। अब है देखिए समाश्रित हित की परिभाषा क्या है। देखिए संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 21 में समाश्रित हित को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार जहां की संपत्ति अंतरण से उस संपत्ति में किसी व्यक्ति के पक्ष में हित विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना के घटित होने पर ही अथवा किसी अन्य विनिर्दिष्ट घटना के घटित न होने पर ही प्रभावी होने के लिए स्पष्ट किया गया हो, वहाँ ऐसा व्यक्ति द्वारा समाश्रित हित अर्जित करता है। ऐसा हित पूर्व कथित दशा में उस घटना के घटित होने पर तथा पश्चात कथित दशा में उस घटना के घटित होना असंभव हो जाने पर निहित हित हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर एक अपवाद भी है कि जहाँ की संपत्ति अंतरण में कोई व्यक्ति किसी हित का हकदार कोई विशेष आयु प्राप्त करने वाले पर हो जाता है, तो वहाँ ये भी निर्देश हो जाते हैं कि उस संपत्ति की अद्भुत आय उसी व्यक्ति के फायदे के लिए संचय की जाएगी, वहाँ वह हित सम्मिश्रित हित नहीं होगा। मतलब कि देखिए सम्मिश्रित हित में ये था कि जिसने ज़मीन को कब्जा किया है, ठीक है, और जिसने ज़मीन को कब्जा करवाया है, ठीक है, तो अब उसमें क्या है कि जो ज़मीन कब्जी हुई है या फिर जिसने उसको कब्जा करवाया है उसका जो लाभ है जो पहले उसको मिल रहा था उसको भी मिलता रहे और दोनों को मिलता रहे, तो इसको बोलेंगे सम्मिश्रित हित। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन ऐसी हो जाती है अगर कोई एक व्यक्ति मर जाए और एक व्यक्ति जीवित है, ठीक है, तो जो कब्जा करने वाला है वो मर जाए या फिर जो कब्जा करवाने वाला है वो मर जाए, तो अगर दोनों में से मतलब बंधक कर्ता और बंधक ग्राहिता दोनों में से एक मर जाए तो भी वो जो धन है वो दोनों के पक्ष में चलता रहेगा, चाहे उसका कोई और यूज करे या फिर उसी प्रॉपर्टी पे यूज कर दिया जाएगा उससे हिस्से का। ठीक है, तो वो भी सम्मिश्रित हित कहलाएगा। ठीक है, अब है निहित हित तथा सम्मिश्रित हित में अंतर बताना है। मिश्रित निहित हित या सम्मिश्रित, सबसे पहले देख लेते हैं निहित हित। देखिए निहित हित के कुछ पॉइंट हैं उनको देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले ले लेते हैं हम निहित हित को। निहित हित में क्या क्या चीज़ें होती हैं? देखिए सबसे पहले है अंतरित संपत्ति के पाते ही निहित हित प्राप्त हो जाता है। मतलब देखिए कोई भी ज़मीन है और उस पर कब्जा कर लिया, कब्जा करने के बाद ही क्या होगा, उसकी जो आय है वो हमें मिलने लग जाएगी। दूसरा है निहित हित अंतरण योग्य होता है। निहित हित मतलब अंतर के लिए होता है, कितना पैसा वहाँ से इनकम हो रहा है, तो जिसका भी पैसा हमने जिस भी व्यक्ति का मकान हमने रखा है या फिर कोई प्रॉपर्टी रख लिया उससे जितनी योग हो रही है उसका पता भी होना चाहिए, क्योंकि उसने जितना पैसा दिया है उसी हिस्से में से वो कटने वाला भी होता है। ठीक है, तीसरा है इसमें कब्जा पाने से पहले अंतरिति की मृत्यु से विफलता नहीं होती। मतलब जिसने कब्जा पा लिया है, ठीक है, अगर वो मर गया तो इससे उसका कोई मैटर नहीं है, वो उसी के पास में रहेगा। उसके बाद निहित हित वंशानुगत होता है। निहित हित जो है बस ये तो वंशानुगत है, ऐसा नहीं है कि अगर उसके बाद में कोई और व्यक्ति उसका बेटा है जिसने कब्जा किया है,
ठीक है। जिसने कब्जा किया है अगर वो मर गया, उसका बेटा है तो वो भी उसका पूरा लाभ उठाएगा। पांचवा है निहित हित में कुर्क किया जा सकता है। निहित हित में कुर्की भी हो सकती है। अगर वो निहित हित समय पर बंद हो जाए तो वो कह सकता है भैया अब हमारा निहित हित बंद हो गया किसी कारण से, अब हम इसको कुर्क कर रहे हैं, ठीक है। आगे है यह उत्तराधिकार के योग्य होता है। बिल्कुल, निहित हित सम्मिश्रित हित में परिवर्तित नहीं होता। देखिए निहित हित जो है वो केवल और केवल एक ही व्यक्ति को मिलेगा। किसको मिलेगा? जो उस पर कब्जा जिसने किया है, ठीक है। आगे है निहित हित धारा 19 में प्रावधानित है, मतलब कि यह वैध है लोग, और जो वैध भी है तो किसमें? धारा 19 में। अब है नौवां कि निहित हित में वर्तमान में तत्काल अधिकार प्राप्त हो जाता है, चाहे उपभोग का अधिकार स्थगित हो। देखिए उपभोग का अधिकार कुछ भी हो, ठीक है, मतलब कि जो इनकम है वो तुरंत मिलनी चालू हो जाती है, चाहे वो इनकम को यूज कर सके या ना कर सके, ठीक है। अब है सम्मिश्रित हित। सम्मिश्रित हित के भी 9 पॉइंट हैं, इनको देख लेते हैं। देखिए सम्मिश्रित हित किसी घटना पर जो भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, पर आश्रित होता है। मतलब कि जो उस समय पर गए वहाँ पर जो उन्हें मिला उसी के लिए है। सम्मिश्रित हित अंतरण योग्य नहीं होता, वो अंतरित नहीं किया जा सकता, यह विफल हो जाता है, यह वंशानुगत नहीं होता। सम्मिश्रित हित को कुक नहीं किया जा सकता, कुर्क। उसके बाद उत्तराधिकार संभावना पर आश्रित होता है। समाश्रित हित निहित हित में परिवर्तित हो सकता है। धारा 21 में श्रमाश्रित हित को परिभाषित किया गया है। समाश्रित हित में ऐसा नहीं होता, केवल अधिकार को किसी पूर्ववर्ती शर्त की पूर्ति होने पर देने की प्रतिज्ञा की जाती है, ठीक है। तो ये थे हमारा निहित में हित वाला क्वेश्चन। तो ये हो चुका है समाप्त, ठीक है। इसको कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर के आने वाला है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।